नमस्ते, मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नेट जेआरएफ से संबंधित कुछ उपयोगी सामग्री लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अध्याय 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 और जिसका नाम है साहित्य इतिहास लेखन। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो साहित्य का जो इतिहास है उसको लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी है। तो वो 4 पद्धतियां थी, हमने चारों पढ़ ली हैं। उसके बाद में जो इतिहास लेखन हुआ, किन किन के द्वारा हुआ, कब कब हुआ और उनमें कैसे कवियों का, कितने कवियों का जिक्र है, वो सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हुए हमारे वही गारसा द तासी। इनकी एक रचना है इस्तेवार दैला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। यह जो इसका पहला भाग था वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपको पता है कि इन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति में इसको लिखा था। इसमें 739 कवियों का लेखा जोखा है। 739 कवि कम नहीं होते हैं। यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास था। गारसा देतासी ने यह ग्रंथ फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। इसमें हिंदी और उर्दू बोलने वाले लगभग 738 कवियों को स्थान दिया गया है। इस ग्रंथ में यह कमी है कि इसमें काल विभाजन और नामकरण नहीं किया गया है तथा जन्म काल एवं रचना से संबंधित अनेक कमियां हैं। ठीक है कि भाई ये बस इसका इतना महत्व है कि शुरुआत हुई है साहित्य इतिहास लेखन की, इसका इतना महत्व है। और इसमें 738 जो हिंदी और उर्दू के कवि हैं उनको सम्मिलित किया गया है। परंतु इसकी जो कमी वो है कि काल विभाजन और नामकरण नहीं किया गया है तथा जन्म काल एवं रचना से संबंधित भी अनेक कवियां हैं, इसका इतना ही महत्व है। एक विदेशी विद्वान ने साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की, ये बहुत बड़ी बात है। पुस्तकों की मदद ली जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थी। पुस्तकों की मतलब 66 पुस्तकों की। ठीक है, ये 66 है। लक्ष्मी, ये मैंने अपने समझने के हिसाब से लिखे थे, अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ रहा है। तो 66 पुस्तकों की इन्होंने मदद ली थी और जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थी। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास के नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है कि भाई जो इन्होंने जो लिखी है ये पुस्तक इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास के नाम से किया और ये 1953 में प्रकाशित हुआ। अब आते हैं शिव सिंह सेंगर। सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखी और 1847 ईस्वी में इन्होंने सरोज नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आलोचनात्मक जैसे कि भी उसके गुण दोषों पर विचार विमर्श किया गया था, तो वो सरोज नाम से उन्होंने वो पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें अनेक अशुद्धियां थी। उसका पुनः संशोधित रूप 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ वर्णानुक्रमी पद्धति के अनुसार लिखा गया है। इसमें लगभग 1000, ठीक है, 1000 से 998, भाई वो 1000 और 998 लगभग इतने कवियों का लेखा जोखा मिलता है। लेकिन ज्यादा तो हमें क्या याद रखना चाहिए, 998। इसमें लगभग 998 कवियों का लेखा जोखा है, लेकिन इसमें काल विभाजन एवं नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है, केवल कवियों का लेखा जोखा है परंतु उनके काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका इतना ही महत्व है कि किसी भारतीय लेखक ने हिंदी भाषा में पहली बार साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की। कितनी अच्छी बात है कि पहले जो लिखे थे, पहले जो पुस्तक लिखी गई थी वो एक विदेशी विद्वान द्वारा लिखी गई थी, परंतु ये जो पुस्तक है ये हमारे भारतीय लेखक शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई। अब आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये भी एक विदेशी है, नाम से पता चल रहा है।
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक में जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1951 कवियों का लेखा जोखा किया है। ठीक है, 951। ग्रियर्सन ने जन्म के आधार पर कवियों का काल विभाजन किया है। इन्होंने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अपनाकर इसमें नामकरण किया है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, गोस्वामी नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से सन 1957 ईस्वी में किया। ठीक है, इनकी जो ये पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया। मुझे ये 1857 याद रह रहा बार बार, क्योंकि 1857 की क्रांति भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वो 1957 में किया। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने इस ग्रंथ के काल विभाजन एवं नामकरण को देखते हुए इसे हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास की संज्ञा दी है। ठीक है, ये नलिन विलोचन शर्मा ने इसे हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का नाम दिया है। हिंदी कविता की शुरुआत ग्रियर्सन ने 4 कवियों से मानी है। ठीक है, हिंदी कविता की शुरुआत ग्रियर्सन ने चारण कवियों से मानी है। चारण जो भाट चारण होते थे ना, जो मतलब राज्य की वीरता को प्रदर्शित करने के लिए और कविताएं लिखते थे, तो वो चारण कवि। भारत में भक्ति काल का उदय इन्होंने बिजली की चमक के समान माना है। ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या माना है? भक्ति काल को बिजली की चमक के समान माना है। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। कुछ मतलब कथन है जो इनके मुख्य हैं, वो भी मैंने साथ साथ लिख लिए हैं ताकि और कहीं हमें ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहला तो इन्होंने भक्ति काल को बिजली की चमक कहा है। दूसरी बात, इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा है। और भक्ति काल के उदय के मूल में इन्होंने ईसाई धर्म की भूमिका अर्थात ईसाईयत की देन स्वीकार किया है। रामकृष्ण को पाश्चात्य नायक माना है कि भाई ये पश्चिम के थे, समझ रहे हैं। और इन्होंने भक्ति काल को क्या, ईसाई धर्म की भूमिका और ईसाईयत की देन माना है भक्ति काल को। भक्ति काल को इन्होंने इनके अनुसार क्या था कि जो ईसाई धर्म था वो सबसे पहले आया है और जो रामकृष्ण आए वो बाद में आए हैं। तो सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति काल को इन्होंने 15वीं शताब्दी का चरमोत्कर्ष काल कहा है। ठीक है, चरम उत्कर्ष, उच्च कोटि का कहा है। यूरोप में बिहारी सत्सई के समक्ष कोई रचना नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि यूरोप में बिहारी सत्सई, बिहारी सत्सई आपने काफी बार नाम सुना होगा, उसमें 700 दोहे हैं और बिहारी के द्वारा वो लिखी गई है, तो उसके जैसी कोई रचना दूसरी नहीं है। अब है तुलसीदास को इन्होंने हिंदी भाषा का सबसे बड़ा कवि, लोकवादी कवि और मानवतावादी कवि की संज्ञा दी है। ठीक है, कि सबसे बड़ा कवि, लोकवादी अर्थात जो लोगों के बारे में सोचता है, लोगों की भलाई के लिए लिखता है, मानवतावादी जिसमें इंसानियत के गुण हैं, ऐसा कवि उन्होंने कहा है। रीतिकाल को इन्होंने भाषिक दृष्टिकोण से हिंदी का श्रेष्ठ काल कहा है। ठीक है, भाषा की दृष्टि से जो रीतिकाल है वो श्रेष्ठ काल रहा। अतः द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें पहली बार हिंदी साहित्य में काल विभाजन व नामकरण किया गया, लेकिन इसे वैज्ञानिक व प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता। ठीक है, कि भाई इसे प्रमाणिक नहीं माना जाता है, रही होंगी बहुत सारी कमियां इस कारण से। फिर आते हैं अपने मिश्र बंधु। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया वो कैसे किया, कब किया? तो इनकी जो रचना है मिश्र बिंदु बंधु विनोद है और ये 3 भाइयों ने मिलकर लिखी थी। ठीक है, कौन कौन थे वो? सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र। कैसे याद रखते हैं इनको? सुख श्याम गणेश। ठीक है, सुख श्याम गणेश ये 3 भाई थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। इन्होंने संयुक्त रूप से अर्थात मिलकर के
इतिहास लेखन किया। इस ग्रंथ के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चौथा भाग 1934 में, बहुत सालों के बाद चौथा भाग इन्होंने प्रकाशित करवाया है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी भाषा में पहली बार काल विभाजन और नामकरण किया। रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को आधार बनाया। कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लेखन किया तो इसमें उन्होंने रीतिकाल के जो कवियों का विवरण था वो मिस्र बंधु विनोद से ही लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को एक बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहा है। मतलब एक मोटी बड़ी भारी पुस्तक, कविव्रत कवियों का जो परिचय उसमें हमें मिलता है, क्योंकि इसमें 5000 कवियों का लेखा जोखा है। आपने देखा होगा पहले वाले तो 700 1000 वहां पर ही अटके हुए थे, परंतु इन्होंने 5000 लेखकों का लेखा जोखा इसमें किया है। यह ग्रंथ कालानुक्रमी पद्धति के अनुसार लिखा गया है, ठीक है, उनके जन्म के आधार पर लिखा गया है। आगे के इतिहासकारों में भी अपने ग्रंथों के लिए इसे आधार सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया है। कि बहुत सारे लेखकों ने इसी मिस्र बंधु विनोद वाले ग्रंथ को आधार बनाया, इसी में से बहुत सारी जानकारी इन्होंने ली है और फिर अपना इतिहास लेखन किया है। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी जो रचना है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आचार्य शुक्ल ने 1920 ईस्वी में जर्मन विद्वान हैकेल की पुस्तक द रिडल ऑफ यूनिवर्स का विश्व प्रपंच के नाम से हिंदी अनुवाद किया था। इन्होंने इसी पुस्तक से विचारधारा को लिया और 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे प्रकाशित किया था। ठीक है, ये बातें आप पढ़ ले कि जो भाई जर्मन के एक विद्वान थे हैकेल, उनकी जो पुस्तक थी द रिडल ऑफ यूनिवर्स, उसका विश्व प्रपंच नाम से इन्होंने हिंदी अनुवाद किया और इन्होंने इस पुस्तक से विचारधारा को लिया और 1929 में जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे प्रकाशित करवाया। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति को अपनाया। इस ग्रंथ पर बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जैसी विचारधारा देखने को मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ये जो उपयोगिता का सिद्धांत है ये हमें इनके ग्रंथ में देखने को मिलता है। शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, भी काम करते थे, उसमें प्रोफेसर थे। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय नई दिल्ली में है। ये भी एक मैंने जो एक सूचना थी वो कहीं से उठा ली और लिख ली है, क्योंकि ये बहुत काम की होती है और साथ साथ पढ़ी जा सकती हैं, इधर उधर फिर ये गुम हो जाती हैं। शुक्ल जी ने काल विभाजन व नामकरण को यथासंभव प्रवृत्तिगत साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं और जो कला व भाव आधार प्रदान करते हुए व्यवस्थित रूप प्रदान किया। शुक्ल जी ने कवियों के जीवन परिचय के स्थान पर उनके साहित्यिक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान किया कि भाई उनकी जो रचना है वो समाज पर कितना प्रभाव डालती है या जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका वर्णन लेखक किस प्रकार से अपनी रचना में कर पाता है। ये उनके का जो साहित्य है, जो रामचंद्र शुक्ल जी का जो साहित्य है उसमें हमें देखने को मिलता है, जो आगे चलकर अन्य समीक्षकों के लिए भी आधार बने। जो अन्य समीक्षक थे, अन्य आलोचक थे, वो भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वो भी ऐसा करने लगे। यह पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसे मौलिक और प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले मौलिक और प्रामाणिक नहीं है, ये सबसे पहला प्रामाणिक और मौलिक माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस ग्रंथ को मानवतावादी ग्रंथ की संज्ञा दी है। मानवतावादी की भाई मानव से संबंधित है, मानव की उपयोगिता को ध्यान में रखकर लिखा गया है। लेकिन इनके जो सर्वाधिक विवादित बिंदु हैं, एक तो क्या है कि जो इन्होंने वीर गाथा काल
नाम रखा है, जैसे कि आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल का है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से लेखक ने और किस काल को क्या नाम दिया है। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने तो जो फर्स्ट काल है उसको आदिकाल नाम दिया है, और इन्होंने उसी काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, तो ये विवादित रहा है। और दूसरा भक्ति काल के उदय के कारण, कि इन्होंने भक्ति काल के उदय के जो कारण के बारे में बताया हमें, वो एक विवादित पहलू है कि डरी हुई मानसिकता, है ना, डरी हुई मानसिकता का ही परिणाम भक्ति काल है, कि जब हम मुसीबत में होते हैं, डरते हैं, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं, तो वहीं से भक्ति काल का उदय माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, आगे चल करके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने इनकी इस बात का खंडन किया है। अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने शुक्ल जी की मान्यता का खंडन किया। वही जो बात मैंने आपको बताई थी, ये जो मानते थे, उस बात का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने 3 पुस्तक लिखी, कौन कौन सी, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 या 53 लगा लीजिए, दोनों ही ठीक है, 52-53 में लिखे। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 53, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52। हिंदी साहित्य का विकास भारतीय सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, और ये द्विवेदी जी का कथन है कि जो हमारे हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ ना, वो भारतीय सांस्कृतिक चिंतन धारा का ही नेचुरल विकास है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होंगी, आशा करती हूँ कि आपके काम भी आए, और आपका जो नेट जेआरएफ है वो क्वालिफाई हो जाए अब की बार, जून 2024 वाला। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका मैं पूरा जो सिलेबस है कवर करवा दूंगी। ऐसे ऐसे मेरे पास 2 रजिस्टर और रखे हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बहुत मतलब छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, ज्यादा फालतू बातें नहीं पढ़ेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो सारी बातें हम साथ साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।